हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्टिव मेंस एग्ज़ाम 30 सितंबर को शेड्यूल्ड है। तो इससे पहले भी हमने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आपको कराए थे कि कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो में भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और उनको हम बताएंगे कि उनमें आप क्या क्या लिख सकते हो, किस तरीके से आंसर्स लिखने चाहिए, किस क्वेश्चन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो उसी को हम इसको वीडियो में बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको और अच्छे से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है और सिग्निफिकेंस क्या है मॉडर्न बिजनेस में। तो सबसे पहले सीएसआर को डिफाइन करना है आपको। सीएसआर क्या होता है ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सीएसआर रेफर्स टू अ बिजनेस मॉडल in which companies integrate social and environmental concerns into their operations and interaction with stakeholder। ठीक है, अब CSR आपको पता है कि goes beyond profit making and emphasize ethical behavior, sustainability and contribution to societal welfare। Significance in modern business includes enhancing brand reputation, building customer loyalty। इन पॉइंट्स को आप बुलेट पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो। अट्रैक्टिंग रिटेनिंग टैलेंट एंड मिटिगेटिंग रेगुलेटरी एंड रेपुटेशनल रिस्क। CSR initiatives may involve the environmental conservation and community development, education, healthcare and ethical labor practices। In India, the Companies Act 2013 mandates certain companies to spend at least 2% of their average net profits on CSR activities। So by adopting CSR, businesses align their goal with sustainable development, fostering long-term value creation for both the company and society। इसमें आप उन कंपनीज़ के बारे में भी लिख सकते हो जिनके लिए CSR मैंडेटरी होता है, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, टर्नओवर के रिगार्डिंग, तो वो भी इसमें आप अलग से ऐड कर सकते हो। और क्वेश्चंस को बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो। पॉइंट्स तो इसमें हैं ही, उनको बुलेट पॉइंट्स में अच्छे से लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द की एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो एक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या फ़ायदा मिलता है पहले वो बता दो। इंश्योर्स क्लियर, टाइमली एंड पर्पजफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो की एलिमेंट्स हैं ये आपको अच्छे से बताना है। सबसे पहला है क्लियरिटी ऑफ मैसेज। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, प्रिसाइज होना चाहिए टू अवॉइड एम्बिग्युइटी। एंड सेकेंड वन इज ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, टेलरिंग कंटेंट टू द रिसीवर्स नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी हम बिना सोचे समझे, अगर हमको लगता है कि ऑडियंस आपकी उतनी लिटरेट नहीं है, लेकिन आप अपने लेटर में या जिस भी वे से कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ पे उस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो जो उनके लिए समझना आसान नहीं हो, तो इसलिए ऑडियंस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड एप्रोप्रिएट चैनल सिलेक्शन इज ऑल्सो necessary। choosing between emails, meeting reports, digital platform based on urgency and formality। next one is feedback mechanism होना चाहिए। जब आपने कोई कम्युनिकेशन किया है तो सामने से भी उसका रेस्पॉन्स या फीडबैक मिलना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस। फिफ्थ वन इज़ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर ओरली या रिटन, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन टोन, ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग अक्रॉस ऑल कम्युनिकेशन। सिक्स वन इज कल्चरल सेंसिटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी इन ग्लोबल और मल्टी कल्चरल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये कुछ की एलिमेंट्स थे, बाकी आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी, reduces conflict, support decision making, strength stakeholder relationship, making it a critical competency for manager and leader। कल भी मैंने बताया था कि आपको आंसर शॉर्ट में लिखने हैं लेकिन कंटेंट उसमें पूरा ही देना है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स। इसमें आपको बताना है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। सॉरी, यस। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, बिजनेस एथिक्स की बात की जा रही है। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। इट इन्वॉल्व डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड मेकिंग डिसीजंस दैट आर फेयर, ऑनेस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल। अब इम्पोर्टेंस बता दो उसकी
ये इससे क्या होता है, बिल्डिंग ट्रस्ट होता है ना। एथिकल प्रैक्टिस फोस्टर कॉन्फिडेंस अमॉन्ग कस्टमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज। लीगल कंप्लाइंस, तो इफ़ यू आर फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस देन दैट इज adhere to ethical norms reduces the risk of legal violations and penalties. Third one, reputation management. Ethical organizations enjoy better public image and brand loyalty. Employee moral boost होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, reduces turnover. Substantial growth. Ethical decisions consider long-term impact on society and environment, not just short-term profits. In today's transparent business environment, ethical lapses can lead to severe reputational and financial damage, making ethics integral to strategic planning and daily operations. इस तरीके से 6 से 7 पॉइंट किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस दे सकते हो आप और उसको अच्छे से ख़त्म कर सकते हो। अब HRM का रोल पूछ रहा है इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। HRM plays a key role and the pivotal role in aligning workforce capabilities with organizational objective. Its functions include recruitment, training, performance appraisal, compensation, employee relations, and HRM ensures that the right people are hired, developed, and retained to drive productivity and innovation. And by fostering a positive work culture, HRM enhances employee engagement, reduces absenteeism, turnover. Strategic HRM links human capital planning, business strategies, ensuring that talent management supports long-term goals. Also, HRM also manages change initiatives, ensuring smooth transitions during mergers, technological upgrades, or restructuring. Through compliance with labor laws and promotion of diversity and inclusion, HRM mitigates risk and builds a resilient organization. Ultimately, effective HRM transforms human potential into competitive advantage, directly contributing to the organizational success. इस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ई-कॉमर्स एंड इट्स इम्पैक्ट और ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस। ई-कॉमर्स जानते हो आप, रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इसमें B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, C2B, कस्टमर टू बिजनेस, ये सब मॉडल्स हैं। इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल रिटेल इज प्रोफाउंड। मार्केट एक्सपेंशन हुआ है तो बिजनेस कैन रीच ग्लोबल कस्टमर्स विदाउट फिजिकल स्टोर्स। कॉस्ट रेड्यूस हुए, लोअर ओवरहेड्स कंपेयर टू ब्रिक्स एंड मोटर आउटलेट्स। कन्वीनियंस है यहाँ पे 24/7 शॉपिंग मिलता है आपको, एंड होम डिलीवरी एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। कंपटीशन, ट्रेडिशनल रिटेलर्स फेस प्रेशर टू अडॉप्ट द ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज और रिस्क लॉसिंग मार्केट शेयर। डेटा ड्राइवन इंसाइट्स हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एनेबल एनालिटिक्स ऑन कस्टमर बिहेवियर फॉर टारगेटेड मार्केटिंग। एंड हाउएवर challenges include cyber security risk, logistic complexity, and need for digital literacy also. Traditional retailers that integrate online and offline experience, ठीक है, जो दोनों मोड अपना रहे हैं, क्लिक एंड कलेक्ट, वर्चुअल ट्राई ऑन्स, कैन लीवरेज ई कॉमर्स टू कॉम्प्लीमेंट रेदर देन रिप्लेस फिजिकल स्टोर्स। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। बाकी आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में मैसेज कीजिए। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस है, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को इस तरीके से देख लीजिएगा। मतलब इस तरीके से पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं। यहाँ तो पैराग्राफ में ही पॉइंट मैंने कंबाइन कर दिए, लेकिन आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो जिससे वो आपका आंसर इफेक्टिव दिखे और क्लियर दिखना चाहिए। एग्जाम्पल्स का ज़रूर यूज करना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने और अच्छे से बताया कैसे एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको और चाहिए क्वेश्चन जैसे ये मार्केटिंग मिक्स के बारे में, 7 P's जो चल रहे हैं, 4 P's के बाद जो 7 P's आ गए उनके बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताना है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इसमें पेस्टल एनालिसिस, क्योंकि पेस्टल में ही सारे एनवायरनमेंट आ जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, लीगल, तो वो किस तरीके से उसका इंपॉर्टेंस है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसके की कंपोनेंट क्या होते हैं। तो प्लानिंग की कंपोनेंट है, सोर्सिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब आपको बताना है, डिलीवरी है, लास्ट रिटर्न्स हैं। इस तरीके से अच्छे से आपको सारे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया बिजनेस रिसर्च क्या होती है और इसके स्टेप्स बताने हैं आपको इन सॉल्विंग मैनेजरियल प्रॉब्लम। बिजनेस रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है टू गैदर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम्स और सीजिंग अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, आफ्टर डेट सैम्पलिंग की जाएगी, उसके बाद डेटा एनालिसिस किया जाता है
और उसके बाद आपका इंटरप्रिटेशन होगा और लास्ट में आप रिपोर्टिंग करोगे जो भी रिजल्ट्स वगैरह हैं, फाइंडिंग्स विद एक्शनेबल रिकमेंडेशंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट रिसर्च कैन असेस मार्केट डिमांड, प्राइसिंग सेंसिटिविटी, कॉम्पिटिटर responses thereby minimizing failure risk and optimizing resource allocation। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे रोल ऑफ लीडरशिप पूछा जा रहा है इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। रोल ऑफ लीडरशिप, इफेक्टिव लीडर्स आर्टिकुलेट अ क्लियर विजन, इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड अलाइन टीम्स विद न्यू डायरेक्शन। तो रोल क्या क्या होते हैं? सबसे ज़रूरी रोल है लीडर का कम्युनिकेट करना, उसके बाद मोटिवेशन प्रोवाइड करना अपने सबॉर्डिनेट्स को, रोल मॉडलिंग करना, सपोर्ट देना, मॉनिटरिंग करना, ये कुछ उसके की फंक्शंस हैं या रोल ऑफ लीडरशिप है। फिर आपसे ब्रांड इक्विटी के बारे में पूछा जा रहा है, कंपोनेंट क्या होते हैं? तो ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू प्रीमियम दैट अ कंपनी जनरेट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट विद अ रिकॉग्नाइजेबल नेम कंपेयर टू अ जेनरिक इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं? ब्रांड लॉयल्टी है ना, ब्रांड अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, and fourth one is brand associations and also the other proprietary assets also are the components of brand equity। ये इस क्वेश्चन में बताया गया। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में भी क्वेश्चन दिया गया है और ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉय बिहेवियर को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनकम्पासेस शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस दैट शेप हाउ एम्प्लॉयज थिंक एंड बिहेव विद इन अ कंपनी। ठीक है, क्या क्या इसके इन्फ्लुएंसेज होते हैं एम्प्लॉय बिहेवियर के, कैसे सेटिंग एक्सपेक्टेशंस करता है, गाइड डिसीजन करता है, फॉस्टरिंग आइडेंटिटी, मोटिवेटिंग परफॉर्मेंस, मैनेजिंग चेंज। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से आप एलेबोरेट करके लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। फिर आपसे CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है। इससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? पर्सनलाइजेशन होता है सबसे पहले, तो रिटेंशन होता है, उसके बाद एफिशिएंसी बढ़ती है, इनसाइट्स, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सब इसके एक्ट के सिग्निफिकेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड देयर बेनिफिट्स। तो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्ट सेविंग्स होती है, रिस्क मैनेज होता है, ब्रांड एनहेंस होती है, इनोवेशन देखने को मिलता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट होती है, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड असेसमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। की फेजेस क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इसके अंदर स्वॉट और पेस्ट एनालिसिस करते हो, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो, उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हो, लास्ट में उसे एवेल्युएट करते हो। इस तरीके से ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के की फेजेस होते हैं, इनको और हम अच्छे से विद एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़रूरी हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आपको बताए हमने। और भी हम ऐसी वीडियोज़ लेके आएंगे, तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।